तो ये स्टोरी अभी नई आई है और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है और प्यार से मुस्कुरा रही होती है। उसे दिल से लगता है कि उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी माँ ऐसी नहीं थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी एक छोटे बच्चे का है। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। इसी बीच उसे एक और अजीब बात दिखती है। उसे अपने सामने कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया और उसका कोई नाम भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी माँ एक बूढ़े आदमी से बात कर रही है और उसे एम्परर कह रही है। ये सुनकर लड़के के मन में आता है कि शायद ये आदमी इस जगह का किंग है। वो ये एम्परर उसे एक नाम देता है, नोहा, और उसे 13th प्रिंस बना देता है। ये सुनकर नोहा अंदर से चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ऐसा नाम और ऐसा टाइटल सिर्फ एम्परर के बेटे को ही मिलता है। फिर एम्परर पूछता है कि नोहा की पावर किससे जुड़ी है। उसका सर्वेंट बताता है कि उसकी पावर वाटर से जुड़ी है। एम्परर ये सुनकर कहता है कि नोहा को एक ऐसा लैंड दिया जाए जहां वाटर क्लान के लोग रहते हैं। जैसे यह तय होता है, नोहा देखता है कि उसके सामने दिख रहे नंबर्स बदल जाते हैं। उसकी वाटर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे इसे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखे थे। इसके बाद सर्वेंट एक मैजिक करता है और नोहा की पावर सबके सामने दिखाई देने लगती है। उसकी मां हैरानी से कहती है कि ये ताकत उसके पैदा होने के समय से कहीं ज्यादा है। सर्वेंट समझाता है कि इसका मतलब है कि नोहा की पावर बहुत जल्दी अवेकन हो गई है। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर किसी ने नहीं देखी थी। नोहा बस इतना समझ पाता है कि उसे एक नया जीवन मिला है और वो एक रॉयल फैमिली में जन्म ले चुका है। ये सब मायर्स एम्पर नाम की जगह में हो रहा होता है। ये एम्पर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं। ये जगह बहुत रिच और पीसफुल मानी जाती है। एम्पर के कई बेटे हैं और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और नोहा को एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग उसकी पावर को अलग नजर से देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन नोहा देख पाता है कि उसकी पावर दूसरों से जुड़कर बढ़ रही है। उसे एहसास होता है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अब नोहा 6 साल का हो चुका होता है। वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन नोहा शांत और समझदार रहता है। फिर भी नोहा जानता है कि वो भी छोटा है और उसकी लिमिट्स है। ब्रेकफास्ट के समय उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोहा समझ जाता है कि इतने बड़े लोग वेटिंग में रहे, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत उठकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बहुत सीरियस और स्ट्रॉन्ग दिखता है, जबकि 4th प्रिंस उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। वो बताते हैं कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी बड़ी मेहनत से एक भारी चीज अंदर लाता है, जो एक छोटे कॉफिन जैसी लगती है। जैसे वो चीज जमीन पर रखी जाती है, नोहा के दिल में अजीब सी हैवी फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हो और मदद मांग रहे हो। नोआ समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है और अब बहुत कुछ सीरियस होने वाला है। कॉफिन के अंदर रखी स्वॉर्ड से बहुत डरावनी फीलिंग निकल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उस तलवार के अंदर बहुत दर्द और बुरी मेमोरीज बंद हो। नोहा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो उस स्वॉर्ड को उठाकर देखे। नोहा जानता है कि रॉयल फैमिली में मिला गिफ्ट मना नहीं किया जा सकता। डरते हुए वो दोनों हाथों से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तलवार बहुत ज्यादा हैवी होती है। नोहा के छोटे से शरीर पर पूरा जोर पड़ता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। उसके हाथ कांपते हैं, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। कमरे में खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी सोर्ड को कैसे संभाल पा रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि इस सोर्ड का नाम लिवियाथन है। ये वाटर पावर से जुड़ी बहुत पावरफुल सोर्ड है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक खो चुके हैं। ये सुनते ही नोहा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका हाथ थोड़ा और कांप जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि ये सोर्ड हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, जिनके अंदर सही पावर और सही नेचर नहीं होता। वो इसे उठाते ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन नोहा इसे पकड़े रहता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि ये सब उसे टेस्ट करने के लिए किया गया था। उसके मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि अभी शांत रहना ही सबसे सेफ है। उस रात नोहा अपने रूम में होता है। तभी वो देखता है कि उसकी सर्वेंट जोई पहले जैसे खुश नहीं लग रही। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में वरी साफ दिखती है। नोहा उससे वजह पूछता है।
काफी देर बाद जोई सच बताती है। वो बताती है कि उसके गांव में अचानक तेज फ्लड आ गई थी, खेत बह गए, घर टूट गए और उसकी माँ वहां अकेले फंस गई थी। अब उसके पास ना काम बचा है और ना ही कोई सहारा। ये सुनकर नोहा का मन भारी हो जाता है। वो ज्यादा देर सोचता नहीं, वो तुरंत फैसला करता है कि जोई की माँ को अपने हाउस में काम दिया जाएगा ताकि वो सेफ रह सके। वो उसके रहने के लिए जगह और अच्छी पेमेंट देने का भी इंतजाम करता है। नोआ के लिए सब नॉर्मल बात होती है, लेकिन जोई के लिए ये नई जिंदगी जैसी होती है। जोई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, उसके दिल में बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। नोआ बस इतना सोचता है कि जो लोग उसके साथ है उन्हें डर और मजबूरी में नहीं जीना चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग सेफ रहें और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले ना छोड़ा जाए। इसके बाद नोआ हाउस का सारा काम देखने वाले बड़े आदमी को बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहाँ फ्लड आई वहाँ की लैंड खरीदी जाए। उसका सोचना साफ होता है, मुश्किल समय में लोग घबरा कर अपनी जमीन बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अगर लैंड पहले खरीद ली जाए तो कई फैमिलीज को बाद में बचाया जा सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की सोच सकता है। नोहा के लिए अजीब नहीं होता, उसकी बॉडी भले ही छोटी हो लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। वो समझ चुका होता है कि असली पावर सिर्फ मैजिक या वेपन में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में होती है। अल्मीरिया में आने वाला टैक्स और एम्परर की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स को मिलाकर 13th प्रिंस नोहा के पास लगभग 5 लाख रियान होते हैं। लेकिन पूरा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी करीब 2 लाख रियान कम है। नोहा चुपचाप बैठकर सब सोचता रहता है। फिर वो एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेता है। वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके नाम है उसे बेच देना चाहिए। ये लैंड बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये खुद एम्पर ने गिफ्ट दी थी। ऐसे लैंड को बेचना आसान नहीं होता और उसे गलत भी माना जा सकता है। ये सुनते ही हाउस के मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एम्परर को पता चला तो वो नाराज हो सकते हैं। जोई और डैनियल दोनों नोआ को रोकने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नोआ बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है कि बड़े हाउस में जन्म लेने का मतलब सिर्फ आराम से जीना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब लोगों पर मुसीबत आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर हेल्प करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है तो ये रास्ता चुनने को तैयार है। ये सुनकर डायलन का सिर झुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नोहा उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन सोच में बहुत बड़ा है। डायलन को याद आता है कि वो खुद भी उसी एरिया से है जहाँ हाल ही में फ्लड आई थी। उसका मन और भी भर जाता है। वो नोहा को दिल से धन्यवाद देता है और तय करता है कि वो उसके हर डिसीजन और हर ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन घर में काफी हलचल थी। सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियों की मरम्मत हो रही थी, खाने पीने का सामान रखा जा रहा था और हर किसी को उसकी डाइट समझ में आ रही थी। तभी 4th प्रिंस हेनरी वहां आ गए। उन्हें देखते ही सब लोग रिस्पेक्ट में झुक गए। हेनरी ने नोहा से पूछा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? नोहा ने सीधे जवाब दिया, हाँ, मैं 200 जा रहा हूँ। वहाँ फ्लड आई थी, मैं खुद हालात देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी पर रखे कॉफिन पर पड़ी जिसमें मैजिक स्वॉर्ड रखी थी। वो नोहा को थोड़ा अलग ले गया और गंभीर आवाज में बोला, ये स्वॉर्ड बहुत डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की सुनती नहीं। नोहा ने शांत होकर कहा कि मैं अभी इसे यूज नहीं करूंगा, बस साथ रखकर इसे समझना चाहता हूँ। हेनरी ने उसे चेतावनी दी, जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोहा ने सिर हिलाकर कहा कि वो ये बातें याद रखेगा। कुछ समय में कारवां 200 पहुंच गया। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। चारों तरफ पानी के निशान थे, कई घर टूट चुके थे और कीचड़ में लोगों की जिंदगी दबसी गई थी। नोहा वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सही प्लानिंग की जरूरत है। उसने डायलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की जांच हो सके। फ्लड में बहुत से लोग के कागज वहां बह गए और अगर समय पर मदद ना की गई तो चालाक लोग उन्हें धोखे दे सकते हैं। जो ये सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नोहा एक नजर में इतनी सारी बातें समझ गया। नोहा खुद जमीन देखने निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था, सब्जी सड़ चुकी थी। इस साल खेती होना इम्पॉसिबल लग रहा था। इसका मतलब साफ था, लोगों के पास ना खाने का इंतजाम होगा न कमाने का। ये सोचकर नोहा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जोई ने उसे रोक कर कहा, यहाँ चलना रिस्की है, जमीन धंस सकती है। नोहा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा? फिर मजाक में बोला, अगर रोका तो रात में चुपचाप अकेले जाऊंगा। जोई चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई। पता चला कि फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि एम्पर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोहा ने खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया। वो बहुत पतला था, जैसे सिर्फ गर्म पानी हो, और स्मेल भी ठीक नहीं थी। साफ था कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इससे उनकी लाइफ दोबारा नहीं बन सकती थी। नोहा वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये जगह फिर से खड़ी होनी चाहिए। लोग फिर से खेती करें, घर बनाएं और चैन से रहें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया था, बल्कि चेंज शुरू करने आया था। खाने के हालात वाकई बहुत खराब थे। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कम से कम खाने को तो मिल रहा है। मजबूरी में लोग वही खा रहे थे।
और चुपचाप सह रहे थे। ये सुनकर नोहा का दिल और दुखी हो गया। उसे लगा कि एम्परर की हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां ऑफिशियल लॉर्ड गैरल इंस्पेक्शन के लिए आया। नोहा चुपचाप सब देखता रहा। गैरल ने बर्तन में झांका, खाना देखा और सूंघा। साफ था कि वो खराब था, फिर भी उसने कहा सब ठीक है। उसी पल कुक हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए अलग से अच्छा खाना पहले तैयार था। ये देखकर नोहा समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। नोहा आगे बढ़ा और गैरल का असली चेहरा सामने आ गया। गैरल को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। यह नोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए गलत था कि डिजास्टर में फंसे लोगों के खाने से कोई प्रॉफिट कमाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। नोहा समझ चुका था कि आदमी वीक लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसी पल लेविथन अपने आप नोहा के हाथ में आ गई। उसने उसकी डेंजरस पावर को महसूस किया। नोहा के मन में ये तय किया, पावर अगर है तो उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। लोहा ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई इंसान ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की प्रोटेक्शन करना है, ना कि उन्हें डराना। यही सोचकर उसने गैरल को सजा दी। उसके साथ काम करने वाले लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। अब सबको साफ समझ आ गया था कि स्वॉर्ड कितनी डेंजरस है। थोड़ी देर में वहाँ का रूलर और वॉरियर्स का कैप्टन रोन ग्रीन वहाँ पहुंच गया। उसने नोहा को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये 13th प्रिंस है। वो तुरंत झुक गया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे पहले पता नहीं था। फिर उसने सब लोगों को बताया कि वो एक प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। नोहा ने रोन को साफ साफ बताया कि खाने की व्यवस्था में बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसने कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो सच में लोगों को ताकत दे, इतना गाढ़ा और अच्छा कि लोग पेट भर खा सके और दोबारा काम करने लायक बने। रोन ने बिना कोई सवाल किए नोहा की बात मान ली। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो सब ठीक करेगा। नोहा ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ होप भी थी। उसी पल नोहा को लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। उसे समझ में आ गया कि एक ट्रू प्रिंस वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो। वहीं बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी धीरे से सिर उठाकर नोहा को देखने लगा। अब उसे भरोसा हो गया था कि उन्हें सच में अच्छा और सही खाना मिलेगा। ये बात फैलती 200 गांवों के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोग दिल से 13th प्रिंस नोहा का सम्मान करने लगे और उसे अपना प्रोटेक्टर मानने लगे। थोड़े समय में 200 में जो कुछ हुआ था उसी खबर एल्बर्ट तक पहुंच गई। ये जानकर वो हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लिवेथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। एल्बर्ट को लगा कि नोहा उसकी सोच से ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इसके बाद नोहा को उसके पिता एम्पर ने बुलाया। नोहा पहले से समझ गया था कि यह होने वाला है। एम्पर ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे ये भी मालूम था कि नोहा ने वो लैंड बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी और उसकी जगह पूरे एक गांव को खरीद लिया गया था। नोहा ने मनी मन सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्पर ने नोहा को थैंक्स कहा। उसने बताया कि नोहा की वजह से फ्लड के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर लोग इस डिजास्टर का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को बहुत प्रॉब्लम होती। एम्पर ने पूछा कि उसे सब कैसे समझ आया। नोहा ने सीधा जवाब दिया कि ये सब एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि उसकी एक मेड उसी गांव से थी। एम्पर ने कहा इसमें लक भी शामिल था, क्योंकि उसी जगह नोहा ने वाटर सोर्ड को भी कंट्रोल कर लिया। एम्पर ने नोहा की पावर फिर से देखने की इच्छा जताई। कर्ज ने मैजिक किया और नोहा की एबिलिटीज सबके सामने दिखी। उसी पल नोहा ने महसूस किया कि अब उसकी पावर में सोर्ड जुड़ चुकी है। पानी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एम्पर ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उसने नोहा से कहा कि वो आगे भी अपनी समझ और ताकत से एम्पायर की मदद करे। कुछ समय बाद कहानी कैपिटल की ओर बढ़ती है। ये शहर पूरे एम्पायर का दिल माना जाता है। यही से गवर्नमेंट चलती है, यही ट्रेड होता है और यही कल्चर आगे बढ़ाता है। लोग इसे दुनिया का सबसे रिच सिटी कहते हैं। नोहा ने इस सिटी को देखने का फैसला किया, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है। वहाँ एक फेमस सिंगर गाती थी। नोहा के साथ जोई भी थी। उसने अपने गाँव के काम में पूरी मदद की थी, इसलिए अब नोहा उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। जोई अब पहले से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लगने लगी थी। जैसे ही वो वहाँ पहुंचे, नोहा एक आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़की गा रही थी। उसका नाम अलीसा था। उसकी आवाज साफ थी और दिल से निकलती हुई लग रही थी। नोहा को महसूस हुआ कि वो पूरी मेहनत से गा रही है और अपने काम को सीरियसली लेती है। तो वो चुपचाप खड़ा होकर उसका गाना ध्यान से सुनने लगा। अचानक वहाँ माहौल बदल गया। कुछ बुरे लोग वहाँ आ गए और सीधा जाकर अलीसा को घेर लिया। जगह का ओनर उसे बचाने आगे बढ़ा, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। वो लोग अलीसा पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि सिर्फ गाना गाकर वो अपने पिता का लोन कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातों से अलीसा डर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बिल्कुल हेल्पलेस लगने लगी। नोआ ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। वो आगे बढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये सब गलत है। उसे पता था कि एम्पायर के लॉ के हिसाब से किसी चाइल्ड पर उसके पेरेंट्स का लोन डालना क्राइम है और किसी लड़की को मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेलना भी बड़ा अपराध होता है। उस पर नोआ के दिमाग में बस एक ही बात, पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। असली पावर तब दिखती है जब कोई वीक लोगों की प्रोटेक्शन करता है।
उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी में गुस्सा आया। उसने नोआ को गर्दन से पकड़ लिया और उसे डराने की कोशिश की। उसी पल लियोएथन ने अपना असर दिखाया। स्वॉर्ड से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वहां खड़े सभी गुंडों के शरीर में तेजी से पेन दौड़ गया। नोआ ने तलवार उनकी तरफ करके बस खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना दर्द सहने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए और जाते जाते धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोआ ने ओनर को इशारे से समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधे उसके पास भेज दिया जाएगा। जोई ने एक कार्ड दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तब जाकर ओनर को समझ में आया कि नोआ कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 13th प्रिंस है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन नोआ ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। नोआ ने अलाइस की तरफ देखा और उसे लगा कि उसका गाना सच में बहुत अच्छा था। उसने उससे उसकी महीने की जरूरतों के बारे में पूछा। अलीसा ने बताया कि उसे घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपनी माँ का ट्रीटमेंट का खर्चा भी। ये सुनकर नो ने फैसला किया कि वो उसे हर महीने 25 रिन देगा ताकि वो बिना डरे और टेंशन के सिंगिंग पर ध्यान दे सके। उसने ये भी कहा कि अगर वो और अच्छा गाने लगी तो ये अमाउंट आगे बढ़ जाएगी। पहले तो अलीसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। नोआ ने उसकी टोपी उठाकर उसे वापस दी और कहा कि वो अपना गाना पूरा करे। जब नो वापस पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ आदमियों को खड़ा देखा। एविलियन ने बताया कि वो लोग खुद को लैंडर्स बता रहे हैं और माफी मांगना चाहते हैं। नोआ तुरंत समझ गया कि वही गुंडे थे जिन्हें अब उसकी असली पहचान पता चल गई है। उसने शांति तरीके से कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और साफ बता दिया जाए कि किसी प्रिंस से जब चाहे तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एविलियन ने वैसा ही किया। हेनरी ने नोआ की इस समझदारी की तारीफ की। उसे लगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता। नोआ के मन में ये बात सही है, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में एक और रीजन भी था। अंदर जाकर उसने कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। अगर उन गुंडों को लगेगा कि प्रिंस अब भी नाराज है तो वो दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत करेंगे। हेनरी ये सुनकर और भी इम्प्रेस हो गया। उसे लगा कि इतनी कम उम्र में नोआ इतने आगे की सोच सकता है, ये बड़ी बात है। उसने सोचा कि बाकी बच्चे जो उम्र में नोआ के आसपास है अभी इतनी समझ नहीं रखते। नोआ जानता था कि भाई होने के बावजूद उसकी अनब्रिंगिंग और सोच अलग होती है। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पर आ गई। हेनरी को लगा था कि नोआ सच में उसे कंट्रोल कर चुका है। नोआ ने मन ही मन माना कि ये सब हेनरी की एडवाइस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड की अपनी विल होती है। हेनरी ये सोचकर हैरान था कि नोआ इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैसे रखता है। तब नोआ ने उसे दिखाया कि स्वॉर्ड असल में हमेशा बड़ी नहीं रहती। वो पल भर में उसके हाथ में आ गई। हेनरी अपनी जगह से उठ गया क्योंकि ये उसे उम्मीद नहीं थी। नोआ ने समझाया कि स्वॉर्ड पहले से उसकी स्लीव में छुपी हुई थी। फिर उसने लिवेथन को बहुत छोटा बना दिया। ये तरीका था जिससे वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। नोआ ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने खुद उसे सिखाया था। हेनरी को ये बात समझने में समय लगा, क्योंकि स्वॉर्ड सैकड़ों सालों से नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी। उसी रात नोआ ने देखा कि वही गुंडे अब भी पैलेस के बाहर खड़े हैं। पूरा दिन बीत गया और अब उनका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। जैसे नोआ बाहर आया, उनमें से एक आदमी बिल्कुल कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नोआ ने कुछ नहीं कहा और उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखी। लिवेथिन की बहुत हल्की सी पावर बाहर निकली और वो आदमी वही फ्रीज हो गया, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। बाकी लोग डर गए। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और जल्दी से वहां से हट गए। माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये सब देखकर समझ गया कि नोआ ने फिर से स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। नोआ के मन में एक बात थी, कभी कोई फाइट किए बिना ही सामने वाले को रोक देना ज्यादा सही होता है। उस रात के आखिरी में नोआ एक समारोह में पहुंचा, जैसे रेडोक नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। जैसे ही नोआ अंदर आया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो सच में लोगों के लिए खड़ा होता है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतनी कम उम्र में भी कितना रॉयल लगता है, देखने से ही अलग ऑरा महसूस होता है। रेडोक ने मुस्कुराते हुए नोआ से पूछा, प्रिंस आपकी कमर में जो बंधा है वो क्या है? नोआ ने बिल्कुल नॉर्मल टून में जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरा गिफ्ट है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हुआ था कि एक नेशनल ट्रेजर यूं खुलेआम कमर में लटकाया जा सकता है। कुछ लोग खुशआने लगे, तब एक आदमी हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा असली ट्रेजर कैसे ले घूमेगा? ये तो कोई टॉय या रेप्लिका होगा। लेकिन जैसे ही नोआ की नजर उस पर पड़ी, उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, लेकिन देर हो चुकी थी। लेविथन ने अपने आप थोड़ी सी पावर रिलीज कर दी। पूरे हॉल में एक भारी घुटन भरी प्रेजेंस फैल गई। कुछ लोगों को सांस लेने में मुश्किल लगने लगा, कुछ को चक्कर आने लगे। डर ऐसा था जैसे मौत बिल्कुल पास खड़ा हो। पल भर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि स्वॉर्ड गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसके मास्टर का अपमान हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी लॉयल्टी समझता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। रेडोक जोर से ताली बजाने लगा। अमेजिंग, सच में अमेजिंग। उसने कहा, हम सब ने अभी अभी महसूस किया कि रियल नेशनल ट्रेजर क्या होता है, और उससे भी ज्यादा अपने आप पावर को कंट्रोल किया। अब हॉल में मौजूद हर इंसान नोआ को अलग नजर से देख रहा था। एक बार फिर तालियां गूंज उठी।
रेडॉक ने पूछा, उस आदमी का क्या किया जाए जिसने आपका अपमान किया? नोआ ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। उसके बाद लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। नोआ सबसे कामली और पोलाइटली बात करने लगा। सबसे पहले लेंस रोलिंसन आगे आया। उसने झुक कर कहा कि वो इस मौके के लिए बहुत ग्रेटफुल है। फिर ब्रियोन एलन आगे आया। एलन कंपनी के हेड, उनके साथ एक लड़की भी थी, कैंडी। परिचय के बाद नोआ ने अचानक पूछा, मिस्टर एलन, क्या कैंडी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? पूरा माहौल ठहर गया। ब्रायन चौंक गया। नोआ ने सिंपल वर्ड में समझाया, आपका पोस्चर, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, आप हाई रैंक में पैदा हुए, लेकिन कैंडी में वो नेचुरल नोबिलिटी नहीं है। और उसकी आंखों में देखने का तरीका वो अक्सर स्लेवरी झेल चुके लोगों में होता है। कैंडी थोड़ा घबरा गई और नोआ को देखने लगी जैसे कुछ पूछ रही हो। ये कैसे जान लिया? ब्रायन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। आप सही हैं, उसने सच कबूल लिया। मैंने उसे स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन वो बहुत तेज थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नोआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे ऐसी कहानियां पसंद है, उसने कहा। आप दोनों को मेरे मेंशन आना चाहिए। मैं कैंडी के बारे में और जानना चाहता हूँ। चारों तरफ हैरानी फैल गई। ब्रायन समझ गया कि अब वहीं से विद्यालय नहीं ठीक है। रेडोक हंसते हुए बोला, समझदार आदमी है, ज्यादा देर रुकता तो एनवी पैदा हो जाती। आखिर पहला स्पेशल एक्नॉलेजमेंट प्रिंसेस ने उसे दिया ही। नोआ ने आखिर में कहा कि एक और वजह थी जिससे मैं समझ गया था। जब मैंने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, कैंडी अपने पिता के सामने आ गई। इतनी छोटी लड़की नॉर्मली खुद को बचाती, लेकिन उसने प्रोटेक्ट किया। रेडॉक ने सिर हिलाया। इतनी ऑब्जर्वेशन वाकई इंप्रेस है। उस रात के बाद वहां मौजूद हर इंसान जान गया था, नोआ सिर्फ 13th प्रिंस नहीं था, वो एक ऐसा रॉयल था जो पावर को डर के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। अगले दिन नोआ बिना किसी खास वजह के शहर में टहलने निकल पड़ा। उसे बस यूं ही बाहर घूमना अच्छा लगता था, लोगों को देखना, गलियों की हलचल महसूस करना। चलते चलते अचानक ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ समझ गया कि नोआ आज बिना रत और बिना शोर शराबे के निकला है। नोआ ने भी सीधे सीधे बता दिया कि वो बस मन बहलाने आया। ऑस्कर को ये बात थोड़ी अजीब लगी और मजेदार भी, क्योंकि आमतौर पर रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे अकेले नहीं घूमते। उस दिन ऑस्कर के पास कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए उसने नोआ के साथ चलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों ना आज ये ट्रेजर ढूंढने चला जाए। नोआ को ये आइडिया अच्छा लगा और वो तुरंत मान गया। दोनों साथ साथ चलते हुए कोबाल्ट स्टेट पहुंच गए। ये जगह पूरे एम्पायर में मशहूर थी, क्योंकि यहाँ हर तरह की पुरानी अजीब और रहस्यमय चीजें मिलती हैं। नोआ को लगने लगा कि ये गली सिर्फ सामान देखने की जगह नहीं, बल्कि लोगों की सोच और नियत समझने की भी जगह है। ऑस्कर ने चलते हुए नोहा को बताया कि इसी गली में असली चीजों के साथ बहुत सारी नकली चीजें भी बिकती हैं। यहाँ हर कोई खुद को समझदार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असली खजाना पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ऑस्कर के हिसाब से यही एक सच्चे नोबल की पहचान होती है। दोनों भाई दुकान दुकान घूमते रहे। कहीं पुराने सिक्के, कहीं टूटे हुए हथियार, कहीं अजीब से पत्थर और ताबीज। नोआ हर चीज को ध्यान से देखता, हाथ में लेकर पलटता, लेकिन उसे कुछ भी खास महसूस नहीं होता। पूरा दिन बीत गया और आखिर में ऑस्कर ने थक कर कहा कि आज शायद उनकी किस्मत छुट्टी पर है और वो खाली हाथ लौटेंगे। नोहा को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक छोटी सी पुरानी किताब पर पड़ गई। किताब बहुत साधारण दिख रही थी और उसकी कीमत सिर्फ 3 रेन थी। नोहा को खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों रुका, बस किताब उसे थोड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग लगी। उसे बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। जब ऑस्कर ने वो किताब नोहा के हाथ में देखी तो वो अचानक गंभीर हो गया। उसने ध्यान से किताब को देखा और फिर हैरानी से कहा कि ये तो एंड्रिया नाम के एक महान मेज की असली ग्रीमोर लगती है। ये कोई आम किताब नहीं है। अगर इसके अंदर का ज्ञान सही हुआ तो ये 1000 रेन तक में बिक सकती है। ऑस्कर समझ नहीं पा रहा था कि नोहा ने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे चुन ली। नोहा ने साफ साफ बता दिया कि उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसी उसने किताब को छुआ, उसकी विंड पावर अपने आप थोड़ी बढ़ गई थी। उसी पल उसे लगा कि इस किताब में तो कुछ है। तभी लेविथन ने भी उस किताब पर अजीब सा रिएक्शन दिया। नोहा ने तलवार को किताब की ओर किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिन चीजों की अपनी इच्छा होती है वही उसकी ताकत को बढ़ाती है। इसका मतलब ये किताब भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अचानक किताब से काली एनर्जी निकलने लगी। वो हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और अपने आप एक खास पन्ने में खुल गई। जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बन गया और हवा भारी होने लगी। ऑस्कर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक फॉरबिडन बुक है, जिसमें उस महान मेज की आत्मा बंद है जिसने विंड मैजिक में मास्टरी हासिल की थी। वो डर गया और नोहा से कहा कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, क्योंकि आत्मा बदलने की भावना से भारी हो सकती है। लेकिन नोहा बिल्कुल काम रहा। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने लेविथन की मदद से उस आत्मा पर पानी की जबरदस्त धार छोड़ी। पानी की लहर सीधा आसमान की ओर गई। नोहा को लगा कि उसकी पावर में फिर से कुछ चेंज हुआ है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पल उसकी सबसे बड़ी चिंता बस यही थी कि उसका भाई सेफ रहे। ऑस्कर ये देखकर दंग रह गया कि इतना बड़ा
बड़ा हमला होने के बाद भी आसपास की इमारतें या लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि नोहा ने एक पल में फैसला किया था कि हमला ऊपर की ओर करना है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी पुरानी चीजों की दुकान है। उसने अपना नाम एलन बर्ड्सली बताया। उसने कहा कि उसने प्रिंस की ताकत देखी है और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। ट्रेजर की बात सुनकर नोहा और ऑस्कर उनके साथ उसकी दुकान चल दिए। दुकान के अंदर एलन ने उन्हें एक अंगूठी दिखाई। उसने समझाया कि अंगूठी सिर्फ अपने असली मालिक के सामने ही अपनी असली फॉर्म दिखाती है। उसने कई लोगों को इसे पहना कर देखा था, लेकिन कभी भी रिएक्शन नहीं हुआ। नोहा ने सीधा पूछा कि अगर ऐसा है तो ये बेकार ही हुई, लेकिन एलन ने बताया कि ये भी सच हो सकता है और कई बार इसे फेंकने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह वापस उसकी दुकान में आ जाती थी, इसलिए उसे यकीन था कि इसमें कोई रहस्य जरूर है। ऑस्कर को ये बात मजेदार लगी और उसने नोहा से इसे पहनने को कहा। नोहा ने जैसी अंगूठी पहनी वो लाल रंग में चमकने लगी। एक आवाज गूंजी जिसमें बताया गया था कि उसकी रेटरी बहुत ऊंची है और नोहा को उसका नया मालिक मान लिया गया है। देखते ही देखते वो अंगूठी एक आर्मर में बदल गई। नोहा ने अपनी पावर को महसूस किया, लेकिन उसमें कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ। ये न लेविथन जैसी थी और न ही उस किताब जैसी। फिर भी नोहा समझ गया कि आर्मर आगे चलकर उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। नोहा ने एलन की तरफ देखा और आराम से कहा कि वो ये चीज ले लेगा और बाद में पैसे भिजवा देगा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तभी ऑस्कर बीच में आ गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि इसकी कीमत वो खुद देगा और नोहा इसे उसकी तरफ से गिफ्ट समझे। नोहा कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के चेहरे पर ऐसी अपमान भरी मुस्कान थी, वो मना नहीं कर पाया। ऑस्कर मजाक के अंदाज में बोला कि पहले जादुई तलवार मिली और अब जादुई आर्मर। सच में नोहा में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आ गए। सड़क पर हलचल थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। ऑस्कर ने नोहा को जोई के साथ देखा और पूछा कि क्या वो उसे घर तक छोड़ दे। नोहा ने शांति से मना कर दिया और कहा कि उसे लेने कोई और आ रहा है। दोनों भाई अभी अलविदा ही कर रहे थे कि अचानक वही आदमी जो पहले भी परेशानी खड़ी कर चुका तलवार लेकर नोहा पर झपट पड़ा। जोई ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नोहा की अंगूठी की शक्ति अपने आप जाग गई। हवा में एक मजबूत शील्ड बन गई और तलवार उसी पर रुक गई। टकराने की आवाज के साथ हमला बेकार हो गया। गाड़ी चलाने के बाद आदमी तुरंत आगे आया और उस हमलावर को पकड़कर जमीन पे गिरा दिया ताकि वो दोबारा कुछ ना कर सके। ऑस्कर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। नोहा ने उसे शांत तरीके से समझाया कि उसने अपनी अंगूठी को लेविथन से लिंक कर दिया था, इसलिए जैसे ही किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंगूठी ने अपने आप उसे प्रोटेक्ट कर लिया। ये सुनकर ऑस्कर को यकीन नहीं हुआ था। इतनी कम उम्र में किसी का ऐसी शक्ति को संभाल लेना सच में हैरान करने वाली बात थी। उस आदमी का मामला खत्म होने के बाद नोहा का मन फिर से रेड स्ट्रीट जाने को हो गया। वो एलिसा का गाना सुनना चाहता था। उसे लगा कि जिसने उस पर हमला किया था अब वो किसी को परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए बाद में अमीलिया को सब बता देगा ताकि वो बेफिक्र हो सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसे समझ में आ गया कि परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अचानक एक नशे में डूबा आदमी मंच पर चढ़ गया और एलिसा के बहुत पास जाकर अजीब हरकतें करने लगा। एलिसा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और नशे में आदमी वहां आ गया। दोनों आपस में बहस करने लगी और बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। माहौल बिगड़ने लगा और लोग घबरा गए। नोहा ने एक पल भी देर नहीं की, वो सीधा मंच पर चढ़ गया। उसकी अंगूठी से फिर से एक मजबूत शील्ड बन गई जिसने दोनों के हाथों को वहीं रोक दिया। इसके बाद उसने लेविथन की बहुत हल्की सी शक्ति इस्तेमाल की। दोनों आदमियों को तेज झटका लगा और वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। दुकान का मालिक दौड़ते हुए नोहा के पास आया और माफी मांगने लगा। नोहा ने बस इतना कहा कि ऐसे लोगों को अब अंदर आने ना दिया जाए। मालिक ने उदास होकर बताया कि ऐसे लोग उसी की दुकान का खर्चा चलाते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। नोहा ने उसकी मजबूरी समझ ली। उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि अगर यही परेशानी है तो वो ये जगह खुद खरीद लेगा। जोई ने तुरंत पैसों की थैली आगे बढ़ा दी। नोहा ने साफ कहा कि वो ये जगह 1000 रेन में खरीद रहा है। मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने बार बार धन्यवाद किया। जैसे ही उसकी कोई बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद एलिसा नोहा के पास आई और वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाए। नोहा ने उसे बहुत आसान शब्दों में कहा कि उसे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, वो बस चाहता है कि वो गाना गाती रहे क्योंकि उसकी असली वैल्यू उसकी आवाज है। उसने ये भी कहा कि वो चाहता है कि एक दिन एम्परर खुद उसका गाना सुने, इसलिए उसे पूरे दिल से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये सुनकर एलिसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका दिल भर आया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करेगी। नोहा वापस जाकर जोई के पास बैठ गया। एलिसा फिर से मंच पर आ गई और सब लोगों से शांति से सुनने को कहा। इस बार उसने पूरे दिल और अच्छी फीलिंग के साथ गाना गाया। नोहा चुपचाप बैठकर उसकी आवाज सुनता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन सब के बीच जो असली ट्रेजर उसे मिला वो यही है, एक सच्ची आवाज जो सीधा दिल से निकलती है और बिना किसी ताकत के भी उसके दिल को छू लेती है।
कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है जब मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़ा होता है और उसकी मेड उसके कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी वो उसे बताती है कि हैजोब के गवर्नर जनरल डेड मरी उससे मिलने वाले हैं। लड़का थोड़ा भी घबराता नहीं और सीधा कह देता है कि उन्हें तुरंत अंदर आने दिया जाए क्योंकि वो पूरी तरह रेडी है। इस दौरान कहानी ये भी समझाती है कि इम्पीरियल सिस्टम में एक पुरानी ट्रेडिशन है जहाँ हर प्रिंस को कोई ना कोई इलाका सौंपा जाता है ताकि वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को असल में समझ सके। इसी वजह से उन इलाकों में रहने वाले लोग उस प्रिंस को सिर्फ रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि उसे जमीन का रियल मास्टर मानते हैं। डेड मरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भले ही अल्मीरिया में पैदा हुआ हो लेकिन हैजोब में सर्विस करते हुए उसने खुद को पूरी तरह उस जगह से जोड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वो फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसे आखिरकार प्रिंस से मिलकर बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। लेकिन लड़का उसकी ज्यादा फॉर्मल टोन देखकर हल्के से कहता है कि इतनी स्टिफनेस की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मरी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर वो याद दिलाता है कि करीब 1.5 साल पहले जब एम्पर ने उसे ऑफिशियली हैजोब का गवर्नमेंट जनरल बनाया था तभी उसे प्रिंस से मिलने का मौका मिला था। ये लड़का सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि हैजोब में काम कैसे चल रहा है। उसे याद आता है कि इंपीरियल ऑर्डर के तहत उसे वहाँ फ्लड कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो ये भी जानता है कि हालात अच्छे नहीं है। हैजोब एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है जो ग्रीन प्रोडक्शन के लिए फेमस है और एक बड़ी नदी की मोड़ पर बसा हुआ है। लेकिन हर साल फ्लड की वजह से बहुत नुकसान होता है। एम्पर चाहता है कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिले, इसलिए उसने वाटर क्लैन की लैंड एल्मीरिया ने आने वाले मरी को ही जिम्मेदारी दी थी। प्रिंस ध्यान से सुनते हुए पूछता है कि असल में दिक्कत कहाँ आ रही है। मरी थोड़े झिझकते हुए बताते हैं कि अभी तक उन्हें पूरा बजट नहीं मिला और बिना रिसोर्सेज के काम करना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर लड़का कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो बजट सही तरीके से भेज दिया गया था। मरी मानता है कि कागजों में बजट भेज दिया गया लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। इतना सुनते ही लड़का पूरा मामला समझ जाता है और बिना वक्त गवाए मरी से कहते हैं कि उसे तुरंत साथ चलना होगा। सीन बदलता है और अब वो फाइनेंस मिनिस्टर के एक रिप्रेजेंटेटिव के सामने खड़े होते हैं। प्रिंस उससे सीधे पूछता है कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं। वो साफ कहता है कि उसे मरी से पता चला कि बजट रिलीज करने में हेजिटेशन हो रही है। सामने वाला आदमी पहले पलटने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके पीछे वैलिड रीजन है, लेकिन लड़का बीच में रोक देता है और कहता है कि अगर वो ये बोलने वाला है कि बातें बच्चों के समझ से बाहर है तो बेहतर है कि चुप ही रहे। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और जल्दी से सफाई देता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो बताता है कि पिछले साल हैजोब में बहुत बड़ी फ्लड आई थी और एम्परर ने दया दिखाते हुए पूरे 1 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन दे दिया था, यानी उस इलाकों को टैक्स नहीं देना पड़े, जिससे काफी पैसा बच गया। फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि वही पैसा अब इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनते ही प्रिंस को गुस्सा आ गया। वो पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। उसका कहना साफ होता है कि फ्लड की वजह से एम्पर ने कंपनसेशन दिखाया और टैक्स माफ किया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा हो गया। असल में तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं हुए थे, लेकिन सामने वाला आदमी इसे नॉर्मल और लॉजिकल बता रहा था। यही बात प्रिंस को और ज्यादा नाराज कर देती है। आखिरकार दबाव में आकर वो आदमी सच बता देता है। असल में बजट रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि हाई काउंसिल को एम्पर के लिए एक नया समर रिजॉर्ट बनाने की योजना पता चला है। एम्पर की उम्र अब काफी हो चुकी है और हर साल कैपिटल की एक्सट्रीम हीट में रहने उसके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो किसी ठंडी जगह पर समर स्पेंड करना चाहता है। भले ही वो आराम की जगह होगी लेकिन टेक्निकली वो भी एक इंपीरियल फैसिलिटी ही होगी। मतलब साफ है, एक पूरा आइसोलेटेड प्लेस बनेगा और प्रैक्टिकली एक नया शहर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें बेहिसाब रिसोर्सेज मिलेंगे। नेशनल ट्रेजरी पहले से ही इंपीरियल नीड्स को पूरा करने में दबाव में है और इसी वजह से हैजोब का बजट रोका जा रहा है। प्रिंस को ये सब सुनकर समझ में आ जाता है कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि पावर और प्रायोरिटीज का है और यही बात उसे अंदर से खटक जाती है। नो का अब सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो सामने खड़े आदमी की बातों से इतना चिढ़ जाता है कि उसे साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जिस जगह हर साल फ्लड्स आते हैं, जहाँ लोगों की जान और फसल दोनों खतरों में रहती है, वहाँ फ्लड कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है। लेकिन रिसोर्सेस रोक कर एक वेकेशन हाउस बनाने की प्लानिंग की जा रही है। नो को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है जैसे कोई उसके फादर यानी एम्परर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसका गुस्सा देखकर सामने वाला आदमी घबरा जाता है और तुरंत जमीन पर झुक जाता है। वो मनी मन डर जाता है कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। नो बिना ज्यादा घुमाए सीधे बात सोचता है कि या तो हैजोब का पैसा तुरंत रिलीज हो, नहीं तो वो खुद एम्परर तक ये बात पहुंचा देगा। ये सुनते ही आदमी पूरी तरह टूट जाता है। उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि अगर एम्परर तक बात पहुंची तो उसका फ्यूचर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डर के मारे वो तुरंत वादा कर लेता है कि हैजोब का बजट अभी के अभी रिलीज कर दिया जाएगा। मरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना छोटा लड़का आसानी से फाइनेंस मिनिस्टर को झुका देगा। नो का तरीका उसे बहुत इंप्रेसिव लगता है। बिना ज्यादा घुमावदार बातों के उसने सीधा इशू पकड़ा और सामने वालों की सारी कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज कर दी। मैरी को खुद पर शर्म आती है कि उसने नोआ को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। उसे अब साफ समझ में आ
जाता है कि नोआ शुरू से ही जानता था कि सामने वाला आदमी उसे डिलिबरेटली इस जगह लाया है ताकि कोई फाइनल डिसीजन निकले। मरी बिना समय गवाए वहां से निकल जाता है ताकि फ्लड कंट्रोल का काम तुरंत शुरू किया जा सके। थोड़ी देर बाद एक मैसेंजर आता है और नोआ को बताता है कि उसे तुरंत कासिल बुलाया गया है क्योंकि एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। कासल पहुंचते ही एम्परर नोआ के काम की तारीफ करता है और हैजो वाले मामले की जिक्र करता है। वो ये भी बताता है कि उसे एक खबर मिल गई कि नोआ ने मेब्रिक को पूरी तरह दबा दिया था। ये सुनकर नोआ को हैरानी होती है कि इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन एम्परर तक कैसे पहुंच गई। एम्परर कामली समझाता है कि इन्फॉर्मेशन खुद में एक बहुत बड़ा वेपन होती है और अगर पावर में आगे बढ़ना है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। नोआ बस यही सोचता है कि उसने तो वही किया जो नेचुरल लगा, लेकिन एम्परर उसे समझाता है कि जो कुछ लोगों को आसान लगता है वही दूसरों के लिए बेहद मुश्किल होता है। बहुत से लोग स्वीट बोलते हैं लेकिन सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ऑब्वियस बातों को सही तरीके से सामने रख पाते हैं। नोआ की उम्र सिर्फ 6 साल की होती है लेकिन फिर भी वो अपने फादर को डीपली इम्प्रेस कर देता है। एम्परर फिर नोआ से खड़ा होने को कहता है और उसके पास मौजूद वेपन की ओर ध्यान देता है। वहाँ मौजूद एक आदमी तुरंत समझ जाता है कि नोआ ने लेविथिन को चुना है जो सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। उसे सोचकर ही बेचैनी होने लगती है कि नोआ ने उस स्वॉर्ड को पूरी तरह मास्टर कर लिया होगा क्योंकि उसका खुद का मिशन भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा है। लेविथिन का पास्ट बेहद डार्क रहा है और उसके बारे में सोचकर लोग डर जाते हैं। नोआ को याद आता है कि सेलिब्रेशन वाले दिन अगर उसने उस स्वॉर्ड को रोका न होता तो वहां मौजूद हर कोई मारा जा सकता था। उसे अच्छे से पता है कि उस वेपन के साथ कितना डेंजर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उसने तय कर लिया था कि उसे जितनी जल्दी हो सके इस स्वॉर्ड को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। इसी के लिए एक फेंसिंग इंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है। डोमिन नोबल सामने आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे किंगडम का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी टेक्निक किसी और ही लेवल की है। उसे नॉर्मल इंसान से अलग एम्पर नोहा से कहता है कि वो पूरी सीरियसनेस के साथ डोमेन के अंडर ट्रेनिंग करे। डोमेन भी यही साफ कर देता है कि नोहा भले ही छोटा और अनएक्सपीरियंस दिखता हो लेकिन वो टेक्निक से ज्यादा पोटेंशियल को देखेगा। अगर एम्पर ये कहकर सबको चौंका देता है कि उसे डोमेन का पूरा ट्रस्ट। जैसे ट्रेनिंग शुरू होती है डोमेन नोहा से तुरंत अटैक करने को कहता है। नोहा आगे बढ़ता है और उसी पल उसे स्वॉर्ड के पुराने विल्डर्स की इमेज दिखने लगती है। उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ और प्रिसाइज होती है। कुछ ही पलों में वो डोमेन को डिसराम कर देता है। डोमेन खुद जमीन पर झुक जाता है और मान लेता है कि उसके पास नोआ को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नोआ की स्ट्रेंथ और एजिबिलिटी उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है लेकिन उसकी टेक्निक किसी मास्टर जैसी है। उसे सिखाने की कोशिश करना एरोगेंस होगा। वो पूरी तरह हार चुका होता है। ये सब देखकर एम्पर अंदर से बहुत प्रभावित हो जाता है। वो उसी वक्त फैसला करता है कि इस साल नाइट सिलेक्शन की जिम्मेदारी नोआ को दी जाएगी। नोआ इस जिम्मेदारी से खुश होता है और तय करता है कि वो अपना पूरा एफर्ट लगाएगा। नाइट सिलेक्शन पूरे एम्पर का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट माना जाता है। एम्पर हमेशा से वॉरियर्स के लैंड रही है जहाँ स्ट्रेंथ और मार्शल स्किल को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एंशियंट टाइम से यही माना जा रहा है कि मार्शल आर्ट का रास्ता ही असली तरीका है जिससे कोई अपने दम पर सक्सेस हासिल कर सकता है। नाइट सिलेक्शन के समय देश के अलग अलग हिस्सों में वॉरियर्स राजधानी में इकट्ठा होते हैं जो पहले ही कई डेंजरस लड़ाई जीत चुके होते हैं जहाँ की फाइट्स आसान नहीं होती। कई बार तो जान जाने तक की नौबत आ जाती है। जो भी आखिर में जीतता है उसे नाइट का टाइटल मिल जाता है और उसी पल से वो सोसाइटी की अपर क्लास का हिस्सा बन जाता है। नया नाइट सबसे पहले सिलेक्शन के हेड के अंडर काम करता है। अगर नोआ सही नाइट चुने तो आगे चलकर उसकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों काफी बढ़ सकते हैं। सिलेक्शन शुरू करने से पहले एम्परर का एम अहम बात पूछता है कि नोआ इस पूरे नाइट सिलेक्शन को किस तरह से हैंडल करना चाहता है। नोआ साफ साफ बता देता है कि वो रीजन में होने वाले प्रीलिमिनरी राउंड्स खत्म करना चाहता है। उसकी सोच ये है कि सारी लड़ाइयां सीधे इंपीरियल कैपिटल में हो ताकि हर कैंडिडेट उसकी अपनी आंखों के सामने लड़े। एम्पर इस बात से सहमत हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा एम्पर होने के बावजूद वो खुद भी हर जगह होने वाले राउंड पर नजर नहीं रख सकता। कई बार अच्छे वॉरियर से वो सिस्टम की वजह से बाहर हो जाते हैं और एम्पर नहीं चाहता कि कोई भी टैलेंट ऐसे ही खो जाए। वो नोआ से कहता है कि इस काम को पूरी सीरियसनेस से करे। इसके बाद नोआ एक लड़की से बात करता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उसके गांव में भी कोई नाइट सिलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। लड़की बताती है कि हाँ लेकिन हर साल सिर्फ एक ही इंसान जा पाता है। वजह ये होती है कि वही गांव कॉमन पीपल के एंट्री पॉइंट है। नोआ समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम कुछ और है। वो इस साल सच में रिलीजन लिमिट्स हटाना चाहता है और चाहता है कि पार्टिसिपेंट्स की कोई लिमिट ना हो, कोई भी आ सके चाहे वो कोई भी हो। लड़की को आइडिया अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करती है। नोहा जब जोर देता है तो वो बताती है कि असली दिक्कत पैसा है। कैपिटल में रहना बहुत महंगा है। ट्रैवल और रहने का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि पूरा गांव मिलकर डोनेशन देता है तब जाकर सिर्फ एक आदमी को भेज पाते हैं।
उसे एक इंसान पर पूरे गांव की उम्मीदें टिकी होती हैं। ये सुनकर नोहा को लगता है कि टैलेंट सिर्फ पैसे की वजह से दबा जाना सबसे गलत है। वो तय करता है कि इस ऑब्स्टिकल को भी हटाना होगा। वो डिसाइड करता है कि ट्रैवल और लॉजिंग का पूरा खर्चा वो खुद उठाएगा। लड़की समझ जाती है कि ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होंगे, लेकिन उसे भी पता है कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा। नोहा कामली सोचता है और कहता है कि सब कुछ जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं। वो अपने बटलर को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि कैपिटल में जितने भी घर खाली है उनकी जानकारी निकालने और उन्हें खरीद लिया जाए। साथ ही वो एक मर्चेंट से तुरंत कॉन्टेक्ट करने को भी कहता है। कुछ समय बाद पार्टी में मौजूद वही लोग फिर से मिलते हैं। मर्चेंट नोआ से पैलेस सर्वेंट के बारे में पूछता। नोआ पूछता है कि क्या वो किसी को भेजना चाहते। मर्चेंट मान लेता है। नोआ समझ जाते कि अगर पैलेस के अंदर उसका आदमी हुआ तो इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती रहेगी। अगर एम्पर किसी को अपने पास रखे और वो वुमेन उसकी वाइफ्स में से एक बन जाए तो फायदा बहुत बड़ा होगा। मर्चेंट कहता है कि बात अभी के काम से अलग है और याद दिलाता है कि गिफ्ट से पहले ही भेज दिए गए हैं। नोआ साफ करता है कि अगर सिर्फ रिकमेंडेशन चाहिए तो वो कर देगा, लेकिन अगर कोई खास पसंद बात है तो परफेक्ट चॉइस उसी को करनी होगी। मर्चेंट आखिर में एक और रिक्वेस्ट रखता है कि उसकी शॉप के साइन बोर्ड पर 13th प्रिंस का क्रेस्ट लग जाए। नोआ तुरंत समझ जाता है कि वो लॉयल्टी की बात कर रहा है। वो साफ कर देता है कि वो बिट्रेयल बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। घर लौटने पर नोआ महसूस करता है कि ब्रांड जैसे लोगों का उसके अंडर आना उसकी प्रेस्टीज और बढ़ा देगा। अगर वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो उसकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों लगातार बढ़ जाएंगे। तभी उसे एहसास होता है कि वाटर से जुड़ा उसका स्टेटस थोड़ा कम हो गया। उसे लगता है कि एल्मीरिया में कुछ गड़बड़ है और उसे इस बारे में हाइनेस से बात करनी चाहिए। जब वो एम्बर से मिलता है और पूछता है कि एल्मीरिया की प्रॉब्लम की जानकारी कैसे मिली, तभी एक आदमी आता है और बताता है कि वहाँ रेबिलियन हुई है। वो नोआ को कांग्रेट्स भी करता है। फिर वो रेबिलियन के स्केल की बात करता है और समझ जाता है कि बाहर से देखने का फर्क छोटा लगता है, लेकिन एक्यूरेसी में ये सिर्फ एक लेवल नीचे आने जैसा होता है। एम्पर नोआ से पूछता है कि क्या वो इस वॉर का कमांडर बनना चाहता है। नोआ मना कर देता है। वो मानता है कि बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस उसके पास कम है और हेनरी इस काम के लिए ज्यादा सही है। रास्ते में हेनरी भी उससे कंफर्म करता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि इससे प्रेस्टीज मिल सकती थी। नोआ कामली कहता है कि वो अभी बहुत यंग है। उसी समय लेविथिन रिएक्ट करता है और नोआ समझ जाता है कि सोर्ड उसके प्रेजेंस को फील कर रही है। कैरेज से उतरते ही उन पर हमला हो जाता है, लेकिन नोआ अपने शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि सामने वाले एल्मीरिया के वाटर मेजिस हैं। नोआ बिना किसी परेशानी के उन्हें हरा देता है। फाइट के बाद वो उन्हें जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर लौटकर नोआ उसी आदमी को फिर बुलाता है और सख्त वर्ड में कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो उसे मरा हुआ मानेगा। इसके बाद वो उसे तुरंत हॉर्सेस के लिए फीड खरीदने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे शक है कि दुश्मनों ने किसी दूसरे देश में माउंट्स लिए हैं। ये सब सीधा उसके भाई की वॉर में मदद करेगा। ये सोचकर वो आदमी को बिना देर किए भेज देता है। घटना सामने आती ही एम्पर ने नोआ को तुरंत बुलाया। दरबार का माहौल गंभीर था और हर कोई सतर्क दिख रहा था। एम्पर ने शांति से बताया कि असासिन ने पूछताछ में कुछ काम की जानकारी दी है। उनसे पता चला कि रिबल्स का मकसद नोआ को किडनैप करना था ताकि उसे बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सुनकर नोआ ने सोचा कि बात कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी सच उगल देना शक पैदा करता है। उसे लगा कि झूठ की संभावना भी हो सकती है। एम्पर ने नोआ की समझ और सोच का सहारा और कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच और झूठ पहचानने के तरीके मौजूद है। नोआ जानता था कि चालाक लोगों को पकड़ने के लिए चालाक दिमाग चाहिए, लेकिन उसे टॉर्चर जैसी चीजों की जानकारी नहीं थी। इसलिए वो फिलहाल दी गई जानकारी को मानकर आगे बढ़ना ही ठीक समझता है। नोआ के पिता ने आगे बढ़कर उसे बताया कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर वो उसी दिन पकड़ा जाता तो एम्पर को एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि रेबल्स की घोड़ों पर ध्यान देना एक बहुत स्मार्ट कदम था। ये सुनकर नोआ थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने तो बस हाल ही में सारे हॉर्स फीड को खरीदने का ऑर्डर दिया था। पहले भी ऐसी बात हुई थी, लेकिन इतनी तेजी से असर दिखेगा ये उसने नहीं सोचा था। एम्पर ने कहा कि स्टार्वेशन की स्ट्रेटजी किसी के भी दिमाग में आ सकती है और एल्बर्ट ने तो रेबल को भूखा रखने का सुझाव दिया था। लेकिन नोआ ने समझ लिया कि अगर रेबल्स को भूखा रखा गया तो वो गुस्से में आम लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से उसने सिर्फ उनके घोड़ों को निशाना बनाया, और वो भी अपने ही पैसों से। एम्पर ने झुककर नोआ के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि उनके आइडियाज और उन्हें सही समय पर अमल में लाने की काबिलियत बहुत खास है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। नोआ ये सुनकर सच में हैरान हो जाता। उसने सम्मान के साथ धन्यवाद किया। उसके पिता ने कहा कि ऐसे काम का कोई इनाम जरूर होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद एम्पर ने फैसला किया कि नोहा के क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ने की अनुमति दी जाए। ये सुनकर नोहा को गहरा झटका लगा, क्योंकि एम्पर वॉरियर्स की पहचान है और एम्पर की अनुमति के बिना क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कुछ मामलों में इसकी सजा मौत तक हो सकती है। वहीं एम्पर से ये अनुमति मिलना सबसे बड़े सम्मान में गिना जाता है। एम्पर ने कर्ज को इसका ऐलान करने को कहा और नोहा ने दिल से उनका आभार जताया।
जताया। उसी दिन बाद में ब्रायन नोआ से मिलने आया। उसने बताया कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले फीड के टाइप सीमित है और उनका रास्ता भी पहले से तय है, इसलिए सारा फीड खरीद ले जाना मुश्किल नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि रेबल का लीडर खारफून बहुत जिद्दी इंसान है और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्रायन को नहीं लगा कि तुरंत खतरा बनेगा, लेकिन उसने नोआ को सावधान करने की सलाह दी। तभी एवलिन दौड़ती हुई आई और बताया कि मेन गेट पर एक घायल आदमी आया है जो बहुत अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। नोआ बिना देर किए पहुंचा। उसने देखा कि एक घायल नाइट मुश्किल से खड़ा है और फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो अल्मीरा के एडोरा प्रोविंस का डेकोरेशन था। उसने बताया कि वहाँ रेबिलियन शुरू हो चुकी है और उसके सुपीरियर के अपसरिंग कर दी है। वो उस रास्ते पर नहीं चल सकता, इसलिए जान बचाकर वहाँ से भागा और नोआ को सूचना देने आया। ब्रायन समझ गया कि यही अर्जेंट रिपोर्ट थी, लेकिन प्रिंस को ये बात पहले से पता थी। इसके बावजूद नोआ ने उस आदमी का धन्यवाद और एवलिन से उसके घाव का इलाज करने को कहा। जाते जाते नोआ ने उसे 1000 रिन इनाम देने को कहा। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो गया, क्योंकि वो जानकारी अब किसी काम की नहीं थी। नोआ ने साफ कहा कि ये सही है, लेकिन इतना खतरा उठाकर एक नॉर्मल रिपोर्ट देने आया, ये उसकी लॉयल्टी दिखाता है और ऐसी लॉयल्टी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ब्रायन ये बात समझ गया और नोआ ने कहा कि उसके हिसाब से वो इस इनाम के पूरी तरह लायक है। दिल ढलने के बाद जोई नोआ के ऑफिस आई। नोआ ने पहली नजर में ही देख लिया कि उसका चेहरा बहुत पीला है और वो कांप रही है। जोई ने घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों में करीब 50 सोरेन की एक थैली दी थी। उसने बताया कि किसी अनजान आदमी ने उसे पैसे इस शर्त पर दिए थे कि वो नोआ को स्लीपिंग ड्रग पिला दे। उसने एक छोटा सा जार भी आगे बढ़ाया। नोआ तुरंत समझ गया कि उसे उसके ड्रिंक में मिलाना था और उसके सो जाने के बाद उसे रेबल के हवाले करना था। इससे साफ हो गया कि रेबल्स अभी भी पीछे नहीं हटे और वो किसी भी तरह नोआ को पाना चाहते हैं। नोआ ने उससे पूछा कि वो ये सब लेकर उसके पास क्यों आई। जोई ने बताया कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसने उसकी माँ और उसके गांव की मदद की थी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बताया कि रेबल्स ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। डर के बावजूद वो ये बोझ अपने दिल में नहीं रख सकी और सच लेकर नोआ के पास आ गई, क्योंकि उसके लिए वफादारी और एहसान सबसे ऊपर था। नोआ ने पूरी बात समझ ली। उसे साफ दिखा कि जोए ने पैसों के लालच में धोखा नहीं दिया। नोआ ने उससे कहा कि रेबल्स ने उसकी वफादारी खरीदने के लिए 50 सोरेन दिए थे, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए वो उस रकम में एक जीरो छोड़कर उसे 5000 रिन देगा। ये सुनकर जोई पूरी तरह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इनाम मिलेगा। उसने मना करने की कोशिश की और कहा कि वो इतना पैसा नहीं ले सकती, लेकिन नोआ ने जोर देकर उसे लेने को कहा। जोई की आंखों में आंसू और तेज होने लगे। उसने कांपती आवाज में थैंक यू किया और उसे दिल से एक दयालु मालिक बताया। नोआ ने ज्यादा देर रुकने को ठीक नहीं समझा और सीधा असली बात पर आ गया। उसने जोई को बताया कि अब उसे एक काम करना होगा। जोई बिना किसी हिचक के तैयार हो गई, लेकिन वो बहुत हैरान हो गई जब नोआ ने कहा कि वो खुद स्लीपिंग ड्रग पिएगा जब वो सो जाए, तब जोई उसे रेबल तक पहुंचा दे। इसके बाद जोई को तुरंत भागकर छिप जाना होगा, क्योंकि रेबल्स उसे चुप करने की कोशिश करेंगे। जोई को समझ में नहीं आया कि नोआ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में नोआ को होश आया। वो किसी और जगह था और आसपास रेबल की बातें सुन पा रहा था। कोई कह रहा था कि इस झंझट को खत्म करने के लिए उस अजीब से छोटे डैगर से एक वारी काफी होता। दूसरा उसे याद दिला रहा था कि आखिरी उपाय है और खारफून के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नोआ को यकीन हो गया कि वही लोग हैं जो उसे पकड़ कर लाए हैं। धीरे धीरे उसे अपनी हालत समझ में आने लगी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसने पहले ही अपना हथियार कान के पास छिपा लिया था, वरना वो उसे छीन लेते। उसकी रिंग भी उनके हाथ में नहीं लगी थी। उसी की मदद से उसने रस्सियां काटी और खुद को आजाद कर लिया। जब उसकी आंखें अंधेरी की आदी हुई तो उसे समझ में आया कि वो किसी कमरे में नहीं, बल्कि एक वैगन के पीछे खड़ा है, क्योंकि वो पूरी तरह बेहोश था। नोआ ने लेविटन से उस समय की यादें दिखाने को कहा। तलवार ने तुरंत जवाब दिया। उसे दिखा कि जैसे ही वो बेहोश हुआ, रेबल उसके ऑफिस में घुस आए। जोई बिना रुके भाग गई, ठीक वैसे ही जैसा नोआ ने कहा था। गार्ड्स के आने से पहले रेबल ने नोआ को वैगन में डाला और तुरंत वहां से निकल गए। सारी बात समझ आने के बाद नोआ खड़ा हुआ और अपनी तलवार लेकर रेबल्स की तरफ बढ़ा। वो उसे कोई खतरा नहीं मान रहे थे, वो बस इस बात से नाराज थे कि किसी ने उसे ढंग से बांधा नहीं। जैसे ही नोआ आगे बढ़ा, एक रेबल ने तलवार निकालकर चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ और कर पाता। नोआ ने तुरंत लेविटन से वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। नोआ को लगा कि ये सब समय की बर्बादी है। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ काम की जानकारी मिलेगी, लेकिन ये लोग सिर्फ छोटे मोरे थे। बाकी रेबल्स ने तलवार निकाल ली, लेकिन नोआ ने एक एक करके सबको आसानी से हरा दिया। थोड़ी देर बाद जोया नाइट के एक ग्रुप के साथ वहां पहुंच। जोई ने घबराई हुई हालत में माफी मांगी। उसने बताया कि वो जानती थी कि नोआ ने उसे छुपने को कहा था, लेकिन उसे बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए मदद लेने आ गई। नोआ ने देखा कि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने नाइट्स के कैप्टन से कहा कि इन रेबल्स को संभाल ले, क्योंकि ये वही लोग हैं
जिन्होंने कुछ दिन पहले हमला किया था। जब बॉडीज हटाई जा रही थी तो एक डैगर जमीन पे गिरा। नोआ ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा और उसे छूने से मना कर दिया। पास जाकर देखने पर उसे समझ में आ गया कि वही डैगर जिसकी बात रेबल कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। लेविथन के जरिए नोआ को उसमें एक कर्स भी महसूस हुआ। एक ही पल के लिए उसे इंसान का चेहरा भी दिखा जिसने उस पर कर्स लगाया था। नोआ ने लेविथन से पूछा कि क्या वो इस कर्स का पीछा कर सकता है। तलवार ने जवाब में तेज चमकती आंखें दिखाई। अगले ही पल लेविथन ने अपनी ताकत छोड़ी। पानी की एक जबरदस्त धार आसमान चीरती हुई दूर तक गई। वो सीधा रेबल लीडर तक पहुंची। उसी पल वो वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह एम्पर ने नोआ की तारीफ की। उसे पता चल गया था कि रेबल के लीडर को रात में कहीं से आए पानी के विशाल वार ने खत्म कर दिया था। नोआ ने ये बात स्वीकार की। उसने डैगर से भारी नफरत का रास्ता बनाकर लेविथन से दूर से हमला करवाया और ये तरीका काम कर गया। लीडर के मरते ही अल्मीरा के रिबल्स खराब हो गए। फोर्थ प्रिंस हेनरी ने जल्दी ही हालत संभाल लिए। अपसरिंग में शामिल लगभग सभी लोग पकड़ लिए गए। अब उनके पनिशमेंट का फैसला एम्पर को करना था। एम्पर खुद दरबार में आया और आदेश दिया कि घोड़ों को मवेशी तैयार किए जाए क्योंकि दोषियों को बेहद कठोर सजा दी जाएगी। सब लोग मानते हैं कि एम्पर का फैसला बहुत अच्छा है। एम्पर नोआ से कहते हैं कि जिन्होंने इसके इलाके में बगावत शुरू की उन्हें अभी सजा मिलेगी। तभी नोहा घुटनों के बल बैठ जाता है और अचानक उनसे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान हो जाता है। एम्पर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब नोआ शांति से समझाता है कि सजा लॉ के हिसाब से ही देनी चाहिए। इंपीरियल लॉ के मुताबिक बगावत के लीडर्स को कमर से 2 हिस्से काटा जाता है। तीसरे लेवल के सपोर्टर्स और मदद करने वालों को फांसी दी जाती है और बाकी जो शामिल हो उन्हें सिर से काट दिया जाता है। वो ये भी बताते हैं कि ड्रोन और क्वार्टर जैसी सजाएं से एम्पर के लॉ में नहीं है, चाहे ये सिर्फ बोलने का तरीका ही क्यों ना हो। एम्पर याद दिलाते हैं कि इन लोगों ने उनके नाम पर दाग लगाया, लेकिन नोआ उन्हें सावधान करता है कि अगर खुद एम्पर ही लॉ तोड़ेंगे तो एम्पर की सुप्रीमेसी हिल सकती है। इसलिए वो उनसे दोबारा सोचने को कहता है। पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। हर कोई सांस रोके एम्पर की तरफ देखता है। माहौल बहुत टेंशन हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद एम्पर मान लेते हैं कि नोआ की बात सही है। वो कहते हैं कि नोआ ने सही समय पर उनकी गलती पकड़ ली, लेकिन वो ये भी साफ कर देते हैं कि सजा हल्की नहीं होगी। लो जितनी इजाजत देता है उतनी पूरी सजा दी जाएगी, किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। नोआ इस फैसले से सहमत दिखता है तो एम्पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोइसियल को बुलाकर दरबार में मौजूद सभी लोग 13वें राजकुमार से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि बच्चा इतने शांत चेहरे के साथ एम्पर को टोक सके, ये बहुत ही बड़ी बात थी। अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी इंटेलिजेंस सच में हेवेंस का गिफ्ट है। वो सिर्फ तेज दिमाग वाला नहीं बल्कि मजबूत कन्विक्शन वाला भी है। एम्पर खड़े होते हैं और नोआ से कहते हैं कि उसने एम्पर के नाम को हिस्ट्री में खराब होने से बचा लिया, इसलिए उसे कोई रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। वो ताली बजाते हैं और घोषणा करते हैं कि वो उसे एक टाइटल देंगे। उनका कहना होता है कि उनके बच्चे उन्हें टोक सकते हैं, लेकिन सही तरीके से टोक पाना एक रेयर टैलेंट है। इसी वजह से वो नोआ को वाइस का टाइटल देते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी प्रिंस को इतनी जल्दी टाइटल मिलना पहले कभी नहीं हुआ। नोआ अपने स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसका टाइटल 13 इंपीरियल प्रिंस से बदलकर वाइस प्रिंस हो गया। वो अपने पिता का धन्यवाद करता है। एम्पर कहते हैं कि अगर नोआ थोड़ा पहले पैदा हुआ होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि एम्पर के मुंह से ये बात निकलना कोई बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग राजकुमार के लिए खुश होते हैं। इसके बाद एम्पर नोआ को याद दिलाते हैं कि नेट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी आने वाला है। वो उससे पूछते हैं कि उसने जजिंग का तरीका सोचा है या नहीं। नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और वो ऑडियंस के बाद दिखाना चाहता है। एम्पर उसकी बात मान लेते हैं। ऑडियंस खत्म होते ही नोआ डेमोन्स्ट्रेशन करता है। वो क्रूज से कहता है कि वो उस पर पानी की बाल्टी फेंके। जैसे ही पानी आता है उसकी रिंग एक्टिवेट हो जाती है और एक शील्ड बन जाता है। पानी उसके शरीर को छू भी नहीं पाता। वो आराम से चाय पीता रहता है और बिल्कुल सूखा रहता है। एम्पर बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। फिर भी नोआ बताता है कि एग्जाम में कंटेस्टेंट्स उस पर अटैक करेंगे और वो देखेगा कि उनका अटैक उसके कितने पास पहुंच पाता है। एम्पर इस आइडिया की तारीफ करते हैं। इससे जजिंग आसान होगी और बोझ भी कम होगा। वो ये भी कहता है कि इसमें खतरा है क्योंकि अगर कोई बहुत पावरफुल हुआ तो नोआ को चोट भी लग सकती है। नोआ साफ करता है कि वो उसके लिए तैयार है। ये सुनकर एम्पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यही बात उसे उनका बेटा बनाती है, एक इंपीरियल प्रिंस और वाइस प्रिंस। उसी दिन बाद में एम्पायर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोइसियल से मिलने जाते हैं। चलते हुए नोइसियल पूछता है कि पब्लिक के सामने अगर नोआ पहले पैदा हुआ होता, जैसी बात कहना थोड़ा ज्यादा नहीं था। एम्पायर हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। वो बताते हैं कि नोआ ने सिर्फ उन्हें सही रास्ता दिखाया, बल्कि बैटल फील्ड में गए बिना एनिमे लीडर को खत्म कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं कि नोआ के मैजिक स्वॉर्ड में बहुत डरावनी पावर है, उससे कहीं ज्यादा जितना उन्होंने सोचा था।
नोइसल भी इससे इनकार नहीं कर पाता। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वो लेविथन की ताकत पहचान सकता है। एम्पर तुरंत क्रूज को बुलाते हैं और उसे स्वॉर्ड लाने को कहते हैं। क्रूज बिना सवाल किए आदेश मान लेता है। इंतजार करते हुए एम्पर नोइसल को बताते हैं कि लेजेंड्स के मुताबिक लेविथन के ट्रू सील कभी नहीं टूटने चाहिए, लेकिन शायद अगर नो ऐसा करे तो चीजें बिल्कुल अलग दिशा में जा सकती हैं।